सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर विच इज़ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इससे पहले मैंने एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स करवा दिया। हम ये चैप्टर भी हम सेम वे से कवर करेंगे। सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करेंगे, फिर उससे साइड नोट्स देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से। तो क्या कह रहे हैं? फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. Vitamins and minerals are also required in small quantities. Food provides energy and organic material for growth and repair of tissues. The water we take in plays an important role in the metabolic processes and also prevent dehydration of the body. तो पहले हम इतना देख लेते हैं। तो फर्स्ट लाइन तो उन्होंने यही कहा कि जो फूड है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमें फूड क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमारे अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रही हैं वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, और वो जो हम डेली लाइफ एक्टिविटीज़ करते हैं उनमें हमें एनर्जी चाहिए है, तो फूड बेसिक कंपोनेंट है। फिर उन्होंने कहा कि हमारे फूड के जो बेसिक 5 कंपोनेंट्स होते हैं, क्या कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स, ये याद रख लेना है। हमारे फूड में ये 5 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें जो पहले 3 हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, जो वो हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, इसलिए हम उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कह देते हैं। और वाइटामिन्स एंड मिनरल्स हमें स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, इसलिए हम उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए। एक हमारी ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ में भी हमें फूड की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट वो कह रहे थे कि जो वाटर है, अब उसके भी 2 फंक्शन क्या है। फर्स्ट इज इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन, सेकेंड ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी रोल प्ले करता है। 2 फंक्शंस है वाटर के, इट प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन एंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। अब मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अभी मैंने बताया क्या है, दोज आर द केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी विच आर रिक्वायर्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ फूड इनटू एनर्जी। सो उनमें इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में भी वाटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। Biomacromolecules in food cannot be utilized by our body in their original form. They have to be broken down and converted into simple substances in the digestive system. This process of conversion of complex food substances to simple absorbable form is called digestion and is carried out by digestive system by mechanical and biochemical methods. अब वो कह रहे हैं जैसे हम फूड खाते हैं तो वो डायरेक्टली हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, इसको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या है कि हम उसको ब्रेक डाउन कर सकें सिंपल सब्सटेंसेस में, ताकि वो ईजिली एब्जॉर्ब हो सके और हमारे सेल्स उसको यूज़ कर सके। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन, जिसमें हम कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करते हैं। अब ये डाइजेशन हमारी बॉडी में 2 मेथड से होती है। फर्स्ट इज़ बायोकेमिकल मेथड्स, जो एंजाइम्स, जो जूसेस हमारा एलिमेंट्री केनाल या ग्लैंड सेक्रेट करेंगी उनसे। सेकेंड इज़ मैकेनिकल डाइजेशन, जिसमें हमारी टीथ, टंग, बक्कल कैविटी हेल्प करती है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने मेनली यही पढ़ा, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। दीज 3 आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, किस काम के लिए? फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। फिर हमने पढ़े 2 फंक्शंस ऑफ वाटर विच इज़ इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। फिर डाइजेशन की डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ कम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म। फर्स्ट पैराग्राफ एनसीईआरटी का टिप्स पे हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके 2 मेन कंपोनेंट है, एक एलिमेंट्री केनाल और दूसरी उसकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो सबसे पहले एलिमेंट्री केनाल पढ़ेंगे, फिर कौन कौन सी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम उनको पढ़ेंगे। तो क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्री केनाल्स बिगिन्स विद एन इंटीरियर ओपनिंग द माउथ से शुरू होता है और ख़त्म कहाँ पर होता है? एनस से। The mouth leads to the buccal cavity or oral cavity. Oral cavity has a number of teeth and a muscular tongue. Each tooth is embedded in a socket of jawbone. This type of attachment is called thecodont. अब यहाँ तक हमने कहा उन्होंने यही कहा कि जो हमारे पास ओरल कैविटी उसमें टीथ होती है, मस्कुलर टंग होती है जो मैस्टिकेशन में, स्वेलोइंग में हेल्प करती है। फिर अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे डेंटिशन। अब डेंटिशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ टीथ हम कह सकते हैं कि किस तरह से हमारे टीथ प्रेजेंट है।
तो हमारे पास बेसिकली पहले हमने क्या पढ़ी है, थिकोडोंट डेंटिशन। थिकोडोंट का क्या मतलब है, वो वाली अरेंजमेंट जिसमें हमारे जो टूथ है वो जॉ बोन के सॉकेट में प्रेजेंट है, उसमें इम्बेडेड है। अब सॉकेट क्या है, जो हमारा जॉ बोन है उसके अंदर जो ये डिप्रेशंस है जिनमें हमारे जो टूथ है वो फिट है, उनको कहते हैं सॉकेट्स। इस टाइप की अरेंजमेंट ऑफ टीथ को क्या कहते हैं, थिकोडोंट डेंटिशन। Next, majority of mammals including human beings form two sets of teeth during their life. अब हम आगे एक सेकंड डेंटिशन पढ़ने जा रहे हैं, चलो देखते हैं। A set of temporary milk or deciduous teeth replaced by a set of permanent or adult teeth. This type of dentition is called diaphyodont. अब इस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, जिसमें हमारे पूरी थ्रू आउट द लाइफ हमारे पास टू सेट्स ऑफ टीथ आते हैं। पहले आते हैं टेम्परेरी और डेसिडस टीथ, दूसरे आते हैं परमानेंट टीथ। इस टाइप ऑफ डेंटिशन को कहते हैं डायफियोडोंट डेंटिशन। नाम से क्लियर है, डाई टू सेट ऑफ टीथ, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो डेंटिशन क्या होता है समझ आ गई। टू टाइप्स ऑफ डेंटिशन पढ़ ली, थिकोडोंट डेंटिशन सॉकेट वाली और डायफियोडोंट डेंटिशन ये टू सेट ऑफ टीथ वाली। पीछे क्या था कि एलिमेंट्री कैनाल माउथ से बिगिन होता है, एनस पे ख़त्म होता है, ओरल कैविटी में टीथ एंड टंग है। थिकोडोंट डेंटिशन क्या है और डायफियोडोंट डेंटिशन क्या है, ये क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं एनसीईआरटी में। An adult human has 32 permanent teeth which are of 4 different types. Heterodont dentition, namely incisors, canines, premolars and molars. Arrangement of teeth in each half of the upper and lower jaw in the order incisor, canine, premolar, molar is represented by a dental formula which is human is 2123 upon 2123. अब पहले तो ये देख लो, हमने अब थर्ड डेंटिशन भी पढ़ ली विच इज़ हेटेरोडोंट डेंटिशन। अब हमारे में क्या होता है, हमारे पास सेम टीथ नहीं है, हमारे पास कुछ इंसीजर्स हैं, कुछ कैनाइंस हैं, कुछ प्री मोलर्स और कुछ मोलर्स है। तो हमारे पास इतने टाइप्स ऑफ टीथ है। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, हेटेरोडोंट डेंटिशन। हेटेरो होमो सेम, हेटेरो डिफरेंट, तो डिफरेंट सेट ऑफ टीथ है, आप ऐसे याद रख लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ हैं। थैकोडोंट याद हो गया सॉकेट वाला कि हमारे जो टूथ है सॉकेट में प्रेजेंट होते हैं। डायफियोडोंट टू सेट्स ऑफ टीथ हम आते हैं। हेटेरोडोंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। तो ये तीनों डेंटिशंस क्लियर है। फिर उन्होंने ये बताया हमारे पास जो 4 टाइप्स है वो बता दी है। अब आगे ये डेंटल फार्मूला क्या है, ये डेंटल फार्मूला हमें याद रखने में हेल्प करता है कि किस तरह से हमारे पास जो टीथ है वो प्रेजेंट है। जैसे देखो, अब ध्यान से समझो, अब यहाँ पर ये ऊपर वाला जो है जिसको हम न्यूमरेटर बोल देते हैं ए अभी के लिए, तो ये न्यूमरेटर आप समझ लो अपर जॉ है और ये डिनोमिनेटर हमारा लोअर जॉ है। तो ये न्यूमरेटर भी जो है वो हमारा एक हाफ ऑफ अपर जॉ बता रहा है और जो डिनोमिनेटर है ये भी 1/2 ऑफ लोअर जॉ बता रहा है। तो उसमें ये क्या कह रहे हैं कि पहले 2 इंसीजर हैं, सेकंड वाला कैनाइन है, फिर 2 हमारे पास प्री मोलर आते हैं, फिर 3 हमारे पास मोलर्स होते हैं। ये मैं अभी फिगर में बताती हूँ आपको। ये देखो, हम जब डेंटल फार्मूला की बात करते हैं तो उसमें हम 1/2 लेते हैं, चाहे अपर जॉ लें चाहे लोअर जॉ लें, हम सिर्फ उसका 1/2 देखते हैं। तो इतना देख लिया। इसमें जो सबसे पहले 2 थे वो क्या थे, 2 इंसीजर्स, फिर 1 कैनाइन, फिर 2 प्री मोलर्स, फिर 3 मोलर्स, तो हो गया 2 1 2 3। तो इतना समझ लेना कि जो न्यूमरेटर है वो अपर जॉ, डिनोमिनेटर लोअर जॉ, और वो भी हम सिर्फ हाफ की बात करते हैं, हाफ अपर जॉ की, हाफ लोअर जॉ की। ये हमें डेंटल फार्मूला का मेन पर्पस क्या कि हम याद रख सके कितने इंसीजर्स है, कितने कैनाइन्स है, कितने प्री मोलर और कितने मोलर्स है, और उन कैसे कैसे सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आते हैं। तो ये बेसिक फंक्शन था हमारे डेंटल फार्मूला का। अब आगे देखते हैं। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन क्या होता है, ब्रेक, च्यू करना उनको। द टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय अ फ्रेनुलम। सबसे पहले वो वाली लाइन देख लो, दिस इज द इनेमल। ये जो टीथ का सबसे ऊपर वाला सरफेस है वाइट
पोर्शन जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ है इसको कहते हैं इनेमल। ये मैस्टिकेशन ऑफ फूड में हेल्प करता है। फिर आगे अगर आपने पढ़ना है तो देख लो, उसके नीचे डेंटिन प्रेजेंट होता है। फिर हमारे पास पल्प प्रेजेंट होती है या जिसको हम पल्प कैविटी भी कह देते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, हमारे पास जो टंग है वो फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो फ्लोर ऑफ माउथ के साथ अटैच है बाय फ्रेनुलम। नाम याद रखना है किसके थ्रू, जो टंग फ्लोर के साथ अटैच है फ्रेनुलम के थ्रू। इस डायग्राम में देखो ये फ्रेनुलम है। द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले, सम ऑफ विच बेयर टेस्ट बड्स। ये फिगर देखो, इसमें जो ये आपको डॉट्स दिख रहे हैं दीज आर द पैपिले। अब इन पैपिले में टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें पता करने के लिए हम स्वीट खा रहे हैं, सोर खा रहे हैं, बिटर खा रहे हैं या सॉल्टी खा रहे हैं। तो इन पैपिले ये जो डॉट्स हैं इनमें हमारे पास टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। टंग के ऊपर ये है। The oral cavity leads into the short pharynx, which serves as a common passage for food and air. The esophagus and the trachea open into the pharynx. अब ये पीछे देखो, ये हमारे पास ओरल कैविटी थी, उसके बाद हमारे पास फेरेंक्स आया, फिर ईसोफेगस आ जाएगी। तो ये डायग्राम में क्लियर है। ओरल कैविटी के बाद फेरेंक्स आया, फिर फेरेंक्स हमारे पास विंड पाइप और ईसोफेगस में डिवाइड हो जाती है। पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो हम ईसोफेगस को कंसीडर करेंगे कि ओरल कैविटी के बाद फेरेंक्स एंड देन ईसोफेगस आ गया। एक बारी हम आगे पढ़ते हैं। अ कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस which is the opening of the windpipe during swallowing. The esophagus is a thin long tube which extends posteriorly, passing through the neck, thorax and diaphragm and leads to the J-shaped bag-like structure called stomach. तो सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी विंड पाइप के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप मतलब कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर या कहीं ढक्कन प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन क्या है, उस फ्लैप का फंक्शन क्या है कि जो फूड है वो ईसोफेगस की जगह कहीं विंड पाइप में ना चले जाए, कि जब वो फेरेंक्स से आ रहा है तो वो ईसोफेगस में जाए, वो विंड पाइप में ना चले जाए। उसमें ये इस चीज़ को ये प्रिवेंट करता है। इस डायग्राम में देखो ये एपिग्लॉटिस है जो कि विंड पाइप की ओपनिंग के ऊपर प्रेजेंट है। सेकेंडली उन्होंने कहा क्या कि ईसोफेगस क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है जो विंड पाइप के पीछे प्रेजेंट होती है। ये चीज़ याद रखनी है, विंड पाइप एंटीरियरली प्रेजेंट होती है, ईसोफेगस पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है। और फिर ईसोफेगस कहाँ पर ओपन होती है, एक जे शेप्ड ऑर्गन है हमारे पास जिसको कहते हैं स्टमक। तो ईसोफेगस स्टमक में ओपन हो जाती है और ईसोफेगस और स्टमक की ओपनिंग के बीच में एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर आप ऐसे समझो एक एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये कैसे याद रखोगे, हम स्टमक को गैस्ट्रिक कह देते हैं, तो ईसोफेगस और गैस्टर के बीच का स्फिंक्टर गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है कि जो हमारा एसिडिक कंटेंट है वो वापस से ईसोफेगस में ना चले जाए। अब मैं ये एक्स्ट्रा बता रही हूँ आपको। अब जिनमें ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर काम नहीं करता उनमें एक डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, जिसमें क्या होता है कि गैस्ट्रिक कंटेंट वापस से इसोफेगस में आ जाता है जिसके कारण उनको बर्निंग सेंसेशन फील होती है। तो इसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपरली फंक्शन करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। The stomach located in the upper left portion of the abdominal cavity has three major parts: cardiac, fundic, pyloric. तो लेफ़्ट वाली साइड में हमारे पास स्टमक प्रेजेंट होता है, राइट साइड में लिवर प्रेजेंट होता है उसके जस्ट ऑपोजिट। फिर स्टमक के 3 पार्ट्स होते हैं, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक पोर्शन। इस डायग्राम में देखो ये जो सबसे ऊपर वाला ये पोर्शन है इसमें मेनली एयर प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं फंडस। फिर ये पूरा कार्डियक रीजन है जो कि जहाँ पर ईसोफेगस ख़त्म हो रही है उसके जस्ट सामने, और ये वाला पाइलोरिक रीजन है। और ये यहाँ पर मेंशन नहीं है पर इसको हम स्टमक की बॉडी बोल देते हैं, जो ये मेन पार्ट है।
तो बेसिकली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास 3 पार्ट्स हैं स्टमक के, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। सबसे ऊपर वाला उसको कहते हैं फंडिक, जो हमारे पास कौन सी शेप का है, डोम शेप्ड का है। फिर जहाँ पर ईसोफेगस ख़त्म होती है और ईसोफेगस ख़त्म होते ही जो पोर्शन शुरू होता है स्टमक का, उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक पोर्शन। फिर ये वाला जहाँ पर अब स्टमक ख़त्म हो रहा है और इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, इसको हम कहते हैं पाइलोरिक पोर्शन ऑफ द स्टमक। Small intestine is distinguishable into 3 regions: a C-shaped duodenum, a long, coiled middle portion jejunum, and a highly coiled ileum। तो अभी तक इन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पोर्शन है, डूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। सबसे पहले वाला पोर्शन जो कि सी शेप्ड होता है उसको कहते हैं डूडेनम, जो स्टमक से स्टार्ट होता है। मिडल पोर्शन जो कि कॉइल्ड होता है जिसको हम कहते हैं जेजुनम, एंड लास्ट वाला जो पोर्शन है जो हाईली कॉइल्ड है उसको हम कहते हैं इलियम, जिसके बाद से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाएगी। The opening of the stomach into the duodenum is guarded by the pyloric sphincter। तो ये यहाँ पर हमने पढ़ा था गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो कि स्टमक और ईसोफेगस के बीच में था। अब मैंने ये पहले पढ़ाया कि ये जो पोर्शन है स्टमक का इसको हम पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो कि डूडेनम और स्टमक के बीच में है। तो भी इन्होंने यही कहा है कि जो ओपनिंग है स्टमक की, इट इज़ गार्डेड बाय द पाइलोरिक स्फिंक्टर। इलियम ओपन्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का विच इज़ इलियम, वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है। Cecum is a blind sac which hosts some symbiotic microorganisms. A narrow finger-like tubular projection, the vermiform appendix, which is a vestigial organ, arises from the cecum. The cecum opens into the colon. पहले हम इतना देख लेते हैं with the help of diagram। उन्होंने क्या कहा कि जो लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का विच इज़ इलियम, वो किस में ओपन हो रहा है, सीकम में। ये जो लास्ट एक ब्लाइंड सैक, ब्लाइंड मतलब कि मतलब उसका जो वन एंड होगा वो कम्प्लीटली क्लोज्ड होगा। तो ये एक ब्लाइंड सैक में ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। इस सैक को हम क्या कहते हैं, सीकम। इस सीकम के पास एक वेस्टिजियल पार्ट है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म मतलब वॉर्म लाइक अपेरेंस वाला। वेस्टिजियल का क्या मतलब है, जिसका सच कोई हमारे पास यूज़ नहीं है, तो इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। तीसरी बात उन्होंने ये कही थी कि सीकम में काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये 3 बातें क्लियर है कि ये पहले तो ये ब्लाइंड सैक है जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होती है, दूसरा इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, तीसरा इस पर एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट है। फिर उन्होंने कहा कि जो सीकम है इट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द कोलोन, एंड ये जो पोर्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का इस पूरे को क्या कहते हैं, यहाँ तक कोलोन। अब आगे पढ़ते हैं। The colon is divided into 3 parts: an ascending, a transverse, and a descending part. The descending part opens into the rectum, which opens out to the anus. Colon के हमने 3 पार्ट पढ़े। ये ऊपर को जा रहा है, इसको हम कहेंगे असेंडिंग कोलोन। ये बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल है, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स कोलोन। ये नीचे को आ रहा है, इसको हम कहेंगे डिसेंडिंग कोलोन। ये एस शेप्ड है, इसको हम कहेंगे सिग्मॉइड कोलोन। तो 4 पोर्शंस या 4 डिफरेंट हमारे पास कोलोन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलोन। अब ये जो सिग्मॉइड कोलोन है ये हमारे पास ओपन हो रहा है रेक्टम में, रेक्टम आगे एनस में। तो इतना क्लियर। अब इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। पाइलोरिक स्फिंक्टर हमने पढ़ा जो कि स्टमक और डूडेनम के बीच में है। लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन पढ़ लिए, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम ब्लाइंड सैक है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और अपेंडिक्स प्रेजेंट है। कोलोन के 4 पार्ट्स हमने पढ़े, कौन कौन सा, सबसे जो पहले ऊपर जा रहा है असेंडिंग, फिर हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स, फिर नीचे आ रहा है डिसेंडिंग, फिर एस शेप्ड सिग्मॉइड, फिर रेक्टम पढ़ा विच लीड्स टू एनस। अब हम आगे पढ़ते हैं। The wall of the alimentary canal from the esophagus to the rectum possess 4 layers, namely serosa, muscularis, submucosa and mucosa.
अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम लेयर्स पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल की। जो हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल है ना, वो लेयर्स का बना है, और स्पेसिफिकली हमारे पास 4 लेयर्स का वो बना होता है। अंदर से बाहर जाएंगे तो हमारे पास लेयर्स का नाम है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। मतलब इनर मोस्ट हमारे पास कौन सी है, म्यूकोसा, एंड आउटर मोस्ट कौन सी है, सिरोसा। ये मैं अभी पिक्चर दिखाती हूँ आपको। Serosa is the outermost layer and is made up of the thin mesothelium. मीजोथीलियम का क्या मतलब होता है, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, उसको हम कहते हैं मीजोथीलियम, विद सम कनेक्टिव टिश्यू. Muscularis is formed by smooth muscles, usually arranged into an inner circular and an outer longitudinal layer. An oblique muscle layer may be present in some regions. The submucosal layer is formed of the loose connective tissue containing nerves, blood and lymph vessels. तो पहले एक बारी हमारे पास लास्ट रहेगी म्यूकोसा, उसको हम बाद में देखते हैं, पहले इतना समझ लेते हैं अच्छे से। हमने यहाँ पर क्या कहा कि एलिमेंट्री कैनाल के पास 4 लेयर्स हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं। कौन कौन सी, सरोसा, उसके बाद आती है मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने हमें कहा है कि जो सरोसा है वो किसकी बनी हुई है, मीजोथीलियम। मीजोथीलियम का क्या मतलब है, एपिथीलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स और कुछ कनेक्टिव टिश्यू की। तो सरोसा मीजोथीलियम, क्योंकि आउटर मोस्ट है, आप ऐसे याद रख लो, आउटर मोस्ट है तो एपिथीलियम की बनी होगी, एपी सरफेस, तो सबसे बाहर वाली है तो ये मीजोथीलियम की बनी है एंड कुछ कनेक्टिव टिश्यू की। मस्कुलरिस नाम से क्लियर है, स्मूथ मसल लेयर होगी। ये मस्कुलरिस फर्दर हमारे पास 3 लेयर्स में डिवाइडेड आप बोल सकते हो कि जो मस्कुलरिस है ये फर्दर हमारे पास 3 और कुछ केसेस में 2 लेयर्स में डिवाइडेड होती है। वो कैसे, पहले तो ये स्मूथ मसल्स की बनी होती है, अब 2 लेयर्स, अंदर वाली सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, ऐसे कई बार हमारे पास ये 2 में डिवाइडेड होती है, इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और कुछ केसेस में हमारे पास एक सेंट्रल ऑब्लीक लेयर भी आ जाती है। तो मस्कुलरिस समझ आ गया, स्मूथ मसल्स की बनी होगी, और ये किसमें, ये फर्दर हमारे पास 2 और 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, इनर सर्कुलर एंड कुछ केसेस में ऑब्लिक भी प्रेजेंट होगी। फिर सबम्यूकोसल लेयर देख लेते हैं जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है। अब ये ऐसे याद रखना, अगर ये लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी है तो इसमें लूज है तो ये काफ़ी चीज़ें अकोमोडेट कर पाएगी, तो इसमें नर्व्स, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पर एक बारी फिगर भी देख लो, ये बाहर वाली आउटर मोस्ट लेयर विच इज सरोसा। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सी आ गई, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस में हमने 2 पढ़ी, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। यहाँ कई बारी हमारे पास ऑब्लीक लेयर भी आ जाती है, मिडल ऑब्लीक लेयर। फिर आती है सबम्यूकोसा और लास्ट में आती है म्यूकोसा। फिर ये अंदर वाला जो हमारे पास कैविटी होती है इसको हम कहते हैं ल्यूमन। क्लियर। अब इसको रिवाइज कर लेते हैं फिर से। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल 4 लेयर्स की बनी है, सरोसा मीजोथीलियम की, मस्कुलरिस नाम से क्लियर है, स्मूथ मसल लेयर की, सब म्यूकोसा लूज कनेक्टिव टिश्यू में एक की, इसलिए इसमें लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड नर्व वेसल्स होती है क्योंकि ये लूज है। ये मैंने याद रखने का तरीका बताया। फिर म्यूकोसा हमारे पास एपिथीलियम की बनी होती है, इसको हम आगे भी पढ़ना है म्यूकोसा को। In duodenum, glands also present in submucosa. The innermost layer lining the lumen of the alimentary canal is the mucosa. तो पहले वो क्या कह रहे हैं कि डूडेनम के केस में जो हमारे पास कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है सबम्यूकोसा में, जो डूडेनम की सबम्यूकोसा है उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जिनको हम कहते हैं सबम्यूकोसल ग्लैंड्स और ब्रूनर्स ग्लैंड। दोबारा से सुन लो, जो डूडेनम है उसकी जो सबम्यूकोसल लेयर होगी ना उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी जिनको हम क्या कहते हैं, सबम्यूकोसल ग्लैंड्स और ब्रूनर्स ग्लैंड। आगे फिर उन्होंने क्या क्या है, द इनर मोस्ट, अब हम लास्ट वाली लेयर जो रह गई थी उसको पढ़ रहे हैं, विच इज म्यूकोसा। दिस लेयर फॉर्म्स द इरेगुलर फोल्ड्स रगे इन द स्टमक एंड स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो हमारे पास इनर मोस्ट लेयर है जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा, वो स्टमक में क्या फॉर्म कर रही है, रगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या फॉर्म कर रही है, विलाई। रगे क्या है, एक
पाउचेस या सैक्स प्रेजेंट होंगे, इरेगुलर शेप्ड फोल्ड्स प्रेजेंट होंगे। और फिर हमारे पास विलाई क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, दीज आर द विलाई। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं, विलाई। The cells lining the villi produce numerous microscopic projections called the microvilli, giving a brush border appearance. These modifications increases the surface area enormously. Villi are supplied with a network of capillaries and a large lymph vessels called lacteal. उन्होंने क्या कहा है कि इन विलाय के ऊपर भी हमारे पास प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाय। विलाय के ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाय, जो उसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है। दूसरी बात उन्होंने क्या कही है कि विलाय में हमारे पास लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है, जिनको हम क्या कहते हैं, लैक्टील। लार्ज लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट है, जिनको हम क्या कहते हैं, लैक्टील। इस फिगर में देखो, ये क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, विलाय। अब ये विलाय के जो ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट है, उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाय। बेसिकली विलाय विच इज़ अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोविलाय, जो कि उसको ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देता है, जिसका मेन फंक्शन क्या है कि ये एब्जॉर्प्शन को इनॉर्मसली, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन को इनॉर्मसली इंक्रीज कर देगा। इसलिए जो मोस्ट ऑफ द डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली आप कहोगे लार्ज इंटेस्टाइन को हम ज़्यादातर कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन पर वहाँ पर हमारे पास वाटर, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स की होती है, बट मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। किसके कारण, इन विलाइज एंड माइक्रोविलाइज के कारण। फिर ये भी समझ आ गया, इस लार्ज लिम्फ वेसल को हम क्या कहते हैं, लैक्टील, जो कि विलाई के बीच में प्रेजेंट होती है। म्यूकोजल एपिथेलियम हैज़ गॉबलेट सेल्स विच सेक्रीट म्यूकस दैट हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेशन। अब हमने क्या पढ़ा था कि म्यूकोसा हमारे पास एपिथेलियम की बनी होती है, तो उस एपिथेलियम में हमारे पास गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये आपने हमेशा याद रखना है कि जहाँ आपने वर्ड देख लिया गॉबलेट सेल्स, तो इनका एक ही फंक्शन है कि ये म्यूकस सेक्रीट करेंगे। और म्यूकस का क्या फंक्शन है, ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करेगा। अब ल्यूब्रिकेशन कैसे, कि जब हमारे पास फूड आगे मूव होगा तो फ्रिक्शन नहीं होगी, कि इंटेस्टाइन और फूड के बीच में फ्रिक्शन ना हो, जिसके कारण अंदर कोई ब्लीडिंग वगैरह ना हो। तो मेन फंक्शन म्यूकस का क्या होता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना। और ये म्यूकस सेक्रीट कौन कर रहा है, गॉबलेट सेल्स, जो प्रेजेंट कहाँ पर है, म्यूकोसा में। म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टमक, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टीन, जिनको हम कहते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन। पहले तो इतना सुन लो। अब पहले हमने ऊपर क्या देखा कि म्यूकोसा स्टमक के केस में रगे फॉर्म कर रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में विलाई फॉर्म कर रही है। फिर उन्होंने क्या कि म्यूकोसा ग्लैंड्स भी फॉर्म कर रही है स्टमक में, जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करेंगी। एंड क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेसिस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टीन, इनको क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन। इस फिगर में देखो, ये क्या है, ये एक विलाई है, ये दूसरा विलाई है। इन दोनों के बेस के बीच में ये जो क्रिप्ट प्रेजेंट है, इसको क्या कहते हैं, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोन। दोबारा सुनो, दो विलाय के बेस के बीच में जो क्रिप्ट प्रेजेंट है, जो डिप्रेशन प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकोन। ऑल द 4 layers show modification in different parts of the alimentary canal. तो ये जो 4 layers हैं, ये डिफरेंट मॉडिफिकेशन शो करेगी डिफरेंट रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में। इतना क्लियर। हमने क्या पढ़ा है, हमने 4 लेयर्स पढ़ ली एलिमेंट्री कैनाल की। अभी हमने पढ़ी है म्यूकोसा। हमने कहा कि म्यूकोसा स्टमक के केस में रगे फॉर्म कर रही है, म्यूकोसा स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में विलाय फॉर्म कर रही है, और म्यूकोसा स्टमक के केस में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी फॉर्म कर रही है, जो कि गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करेंगी। फिर हमने पढ़े क्रिप्ट्स, जो कि विलाय के बेसिस के बीच में प्रेजेंट है। क्रिप्ट्स का मतलब होता है डिप्रेशन, जिनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लाइबरकोन। फिर हमने ये कहा कि ये जो चारों लेयर्स हैं, ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में डिफरेंट मॉडिफिकेशंस शो करेंगी। तो एक बारी फिर से पढ़ लेते हैं अच्छे से। म्यूकोसा फॉर्म्स रगे इन स्टमक, विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द सेल्स
that line the villi have a small projections called microvilli. यही जो विलाय को सेल्स लाइन कर रहे हैं उनके ऊपर माइक्रोविलाय प्रेजेंट है। फिर हमने पढ़ा लैक्टियल जो कि लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती है विलाय में। फिर हमने पढ़ा कि म्यूकोसा, म्यूकोसा में हमारे पास जो म्यूकोसल लेयर है इनर मोस्ट लेयर, उसमें गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट है जो कि म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जिसका फंक्शन क्या है, ल्यूब्रिकेशन। तो यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर, हमने अभी तक एलिमेंट्री केनाल ख़त्म कर दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू।